कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक के समीकरण के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का सीएम पद के लिए पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। आखिर कैसे? आखिर फडणवीस के पक्ष में ऐसा क्या है जो उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे कर रखा है? इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन में, अभी पूरा आसमान बाकी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी का एक ऐसा नेता जिसने लगातार तीन बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की सेंचुरी लगवाई है। फडणवीस ने महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। तभी तो फडणवीस खुद कह रहे हैं कि वो आधुनिक युग के अभिमन्यु हैं जो हर चक्रव्यूह को भेदना जानते हैं। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। महायुति की बम्पर जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं? आखिर खुद को अभिमन्यु बताकर फडणवीस किसे क्या संदेश देना चाह रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए। माना जा रहा है कि फडणवीस ने शरद पवार को सीधा मैसेज दिया है, साथ ही उद्धव ठाकरे को भी अपनी सियासी ताकत से अवगत कराया है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब बारी सरकार बनाने की आई थी, तब उद्धव ठाकरे ने खुद को सीएम बनाने की मांग पर अड़कर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को अधर में लटका दिया था। कई दिनों तक उद्धव ठाकरे अपनी जिद पर अड़े रहे और बीजेपी जब उनकी मांग पर राजी नहीं हुई तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था। इस दौरान प्रदेश में 11 दिनों तक राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा। इसके बाद फडणवीस ने एनसीपी के अजित पवार को अपने साथ लाकर 23 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। लेकिन शरद पवार की सहमति नहीं होने की वजह से महज 3 दिन में ही फडणवीस को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे बीजेपी की सरकार गिर गई। फडणवीस का सियासी गम यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद फडणवीस के सियासी मंसूबों पर पानी फेरते हुए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया और उसके बैनर तले प्रदेश में सरकार बना ली, जिसके मुखिया बने उद्धव ठाकरे। फडणवीस तभी से शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानते आ रहे हैं। इसी का नतीजा रहा कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उसके ठीक 1 साल बाद जुलाई 2023 में शरद पवार की एनसीपी में दो फाड़ कराने में फडणवीस ने अहम भूमिका निभाई। इस दौरान फडणवीस ने अपना सियासी कद तब और बढ़ा लिया जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया तो फडणवीस ने उनके अंदर डेप्यूटी सीएम बनने की आलाकमान के फरमान को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जबकि फडणवीस इससे पहले 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ऐसे में ये अपने आप में पार्टी के लिए उनके त्याग और समर्पण की कहानी भी बयां करता है। अपने सियासी स्ट्रोक से फडणवीस ने न सिर्फ तब अपनी सियासी धैर्य का परिचय दिया था, बल्कि एक तीर से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी सियासत की जंग में बुरी तरह जख्मी कर दिया। और इस बार का नतीजा तो अपने आप में अलग ही कहानी बयां कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस आजादी के बाद महाराष्ट्र की सियासी इतिहास में दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इससे पहले 70 के दशक में वसंतराव नाइक ही अपना टर्म पूरा कर पाए थे। ऐसा करिश्मा महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी नहीं कर पाए हैं, जो कि 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में एक और फैक्टर मजबूत दिख रहा है, वो ये कि फडणवीस संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलते रहते हैं। प्रदेश में वोटिंग खत्म होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में मोहन भागवत से हुई थी। संघ का करीबी होने के पीछे फडणवीस का कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को भी माना जाता है।
बोल सियापति रामचंद्र की जय भवानी। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान वोट जिहाद का जिक्र कर फडणवीस ने अपना कट्टर मुस्लिम विरोधी चेहरा दिखाकर भी खुद को बीजेपी का भविष्य बताने की कोशिश की थी। हे संविधानाची दुहाई देणारे यांना माझा प्रश्न आहे, या ठिकाणी वोट जिहाद करा आणि बीजेपीला मत देणाऱ्याला त्या ठिकाणी हुक्का पाणी बंद करा, त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाका। अशा प्रकारे वोट जिहाद करून जर काही लोक या ठिकाणी मत मागणार असतील, माझा तुम्हाला सवाल आहे, तुम्ही हे चालू देणार आहात का? अरे आता हे जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध हे करावं लागेल। ही आता वेळ आलेली आहे, आज जागला नाही तुम्हाला जगू देणार नाही, आज वाचला नाही तर तुम्ही वाचू शकणार नाही। ही निवडणूक या 3 उमेदवाराची नाही आहे, तुमच्या अस्तित्वाची निवडणूक आहे आणि म्हणून तुमचं अस्तित्व वाटवायचं असेल तर 20 तारखेला। फडणवीस किसी हार्डकोर सियासी रणनीति का नतीजा माना जा रहा है कि आज बीजेपी महाराष्ट्र में इस मुकाम पर पहुंच गई है। देवेंद्र फडणवीस को संघ खुद चाहता है वो प्रमोट करे। नितिन गडकरी को भी संघ ने जो है ये मिलकर एक चर्चा करने के बाद कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा रैलियां और रोड शो लें, जिसका फायदा भी नितिन गडकरी के रोड शो का जो है विदर्भ में मिला और इसका फायदा पूरी बीजेपी और पूरी महायुति गठबंधन को हुआ है। तो संघ से नजदीकियां और कट्टर हिंदुत्ववाद का जो चेहरा है वो लेकर देवेंद्र फडणवीस ने पूरे चुनाव में कैंपेन किया, जिसका फायदा जो है 200 के ऊपर सीटें लाकर इस बार महायुति को मिला है। और निश्चित तौर पर संघ चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस को एक बड़े हिंदुत्ववादी नेता के रूप में पिच किया जाए। हमारा तो सपना है, कांग्रेस ने देश को तोड़ा, एक दिन अखंड भारत बनाएंगे। अब अगर ऐसे में फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम बनते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संघ और बीजेपी अपनी अगली पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करना शुरू कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।